हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। आज वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा मशा और लशा का ज्ञात करना एंड दूसरे पॉइंट दशमलव को भिन्न यानी p बटा q के रूप में बदलना। चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला सवाल यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा मशा और लशा का ज्ञात करना से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मशा और लसा ज्ञात करें। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरीके के प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए, आइए चलिए देखते हैं। पहला सबसे पहले इन सारी संख्याओं को यानी 15, 12 और 21 का रूट गुणनखंड ज्ञात करिए। इस तरीके से यानी 15 का रूट गुणनखंड 3 से ये 5 या 15 और फिर 5 से 5 एकम 5। दूसरी संख्या यानी 12 का रूट गुणनखंड पहले 2 से लगेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 तिया 3 एकम 3। इसके बाद तीसरी संख्या यानी 21 का रूट गुणनखंड ये सबसे पहले 3 से जाएगा 7 21 और फिर से 7 एकम 7 है। इन सारी संख्याओं का रूट गुणनखंड निकालने के बाद हमें इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या 12, इस छोटी संख्या को लिखे 12 2 गुने 2 गुने 3 है अर्थात 2 गुने 2 गुने 3। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 को पावर 2 और 3 के पावर 1। कोई दिक्कत? अगली संख्या है 15। 15 का क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 यानी 3 गुने 5। इसको लिखेंगे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तीसरी संख्या है 21। 21 को इसी तरीके से लिखेंगे 3 गुने 7 यानी 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। इन सारी संख्याओं का रूट गुणनखंड निकालने के बाद आपको इस रूप में बदल देना है और फिर देखना है कि इन सारी संख्याओं में से कॉमन संख्याएं कौन सी है, यानी कौन सी संख्याएं जो है तीनों संख्याएं में मैच कर रही है। इन तीनों का गुणनखंडों में चेक करना इन तीनों संख्याएं का कौन कौन सी संख्याएं तीनों में मैच करती है। यानी यहाँ हम देखते हैं तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 तीनों संख्याएं हैं। तीनों के गुणनखंड में तीन तीन ऐसी संख्याएं जो तीनों में आया है। अर्थात सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि मशा, इसका मशा क्या होगा और दूसरा लिखते हैं इसका मशा क्या, ये लशा क्या है। ठीक, तीनों संख्याएं में जो कॉमन होगी वही उसका मशा होगी। तो तीनों संख्याएं में हमने देखा कि 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 तीनों में कॉमन है अर्थात हम यहाँ पे लिखते हैं 3 के पावर 1 कॉमन। दूसरी ना तो 2 के पावर 2 इनमें से किसी भी संख्या में, ना ही 5 इनमें से किसी में है, ना ही 7। अर्थात यहाँ केवल और केवल तीनों तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में है। यानी 3 के पावर 1 और पावर भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 को 3 ही कहते हैं अर्थात इसका मशा हो जाएगा 3। दूसरी संख्याएं लशा किस तरीके से निकालना है, तो जो संख्याएं मैच करती है उनको लिखिए और जो संख्याएं नहीं मैच करती है, जो संख्याएं नहीं मैच करती है उन सारी संख्याओं का यानी जो संख्याएं नहीं भी है उन सारी संख्याओं को यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए इसका भी नहीं मैच कर रहा है, यहाँ 2 के पावर 2 लिखते हैं। इसका भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 5 के पावर 1 लिखते हैं। और फिर 7 का भी नहीं मैच कर रहा है तो 7 के पावर 1 लिखते हैं। इस तरीके से लिखने के बाद इन सारी संख्याओं का गुना करते हैं। 3 के पावर 1 का 3 कहते हैं, 2 के पावर यानी 2 के मतलब 4 और 5 के पावर 1 यानी 5 और 7 के पावर 1 मतलब 7। इन सारी संख्याओं को गुना करते हैं तो चढ़ती है 12 25 60 और 60 छके 420। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मशा और लशा निकालें। अगर इन सारी दी गई संख्याओं का गुणनखंड में कोई भी ऐसी संख्या जो तीनों में नहीं मैच कर रहे तब उसका मशा 1 हो जाएगा। चलिए इसके अगले पास सवाल को देखते हैं। इस क्लास का दूसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 19 और 17, 11 और 19 का मशा और लसा ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को भी उसी तरीके से हल करते हैं जैसा कि पिछले हल किए थे। ये 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले छोटी संख्याएं 11 को लेते हैं और 11 को इस रूप में देखते हैं। ये 11 एक अभाज्य संख्या है तो ये 11 को 11 बार में ही लगाते हैं। ये 11 से एक बार में जाएंगे अर्थात 17। अब 17 को देखते हैं, ये भी 17 ही बार में जाएगी यानी एक बार में ही। और 19 ये भी उसी तरीके से 19 एकम 19 है। इन तीनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिखते हैं 11 बराबर 1 गुने 11
और 17 बराबर 1 गुने 17 और 19 बराबर 1 गुने 19। इन तीनों संख्याएं के गुणनखंड में हमने देखा कि केवल एक के अलावा कुछ मैच नहीं करता, यानी कि कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मशा अगर लिखना चाहेंगे तो मशा हो जाएगा 1। और अगर लशा की बात करते हैं तो लशा जो नए भी कॉमन आए उन सारी संख्याओं का गुणनखंड के रूप में लिखे, यानी गुणे के रूप में लिखे, और इसका गुना करके इसका फाइनली आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। 11 गुने 17 का अगर हम गुना करते हैं, ये 187 होता है। और फिर 187 का गुणाखंड 187 का गुना 9 से करते हैं, यानी 19 से। 9 63 के 3 9 72 72 छो 78, हाथ बच गया 7 9 7 16 और 7 8 1, इस तरीके से 8 7 15 8 6 14 1 15 1 1 2, यानी फाइनली इसका आंसर होता है 25 53 आंसर। इस तरीके से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। इसका तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 एवं 22 का मशा और लसा ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से इसका भी प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। यानी 6 को हम इस तरीके से तोड़ते हैं, ये 2 से जाएगा 2 तिया 6, और ये 3 से जाएगा 3 एकम 3। और फिर 8 को तोड़ते हैं तो ये 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इसके बाद आते हैं 22 का फैक्टर करते हैं 2 से 11 दूनी 22, फिर 11 से 11 एकम। इन तीनों संख्याएं का गुणनखंड को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, यानी 2 गुने 3 अर्थात 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1। इसका देखते हैं, यानी 8 बराबर तो 2 गुने 2 अर्थात 2 के पावर 3। इसका देखते हैं, यानी 22 का, तो 22 का है 2 गुने 11 अर्थात 2 के पावर 1 गुने 11 पर पावर 1, 11 पे पावर 1। इन तीनों संख्याएं में, यानी तीनों संख्याएं के गुणनखंड में हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं तीनों के गुणनखंड में कॉमन है। तो हमने देखा कि 2 2 2 ये तीनों संख्याएं के गुणनखंड में कॉमन है, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, यहाँ भी 2 के पावर 1। ऐसी स्थिति में क्या लिखा जाए? तो जब ऐसी स्थिति आए कि पावर के रूप में कभी कम और कभी छोटा या कभी बड़ा हो, ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखें कि मशा लिखते समय जो मैच हो रही संख्या यानी जो कॉमन संख्या है उसका सबसे कम घात वाली संख्याओं को लिखते हैं, सबसे कम घात वाली संख्याएं पर। अर्थात हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, इन तीनों में ये केवल 2 के पावर 1 छोटी घात वाला है, यानी 2 के पावर 1। बाकी कोई संख्याएं कॉमन नहीं है, कोई संख्याएं कॉमन नहीं है, यही कॉमन है। और इनमें से जो कॉमन संख्याएं मिलती है उसका कम घात वाली संख्या को ही लिखें, यानी 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 को हम गुना करते हैं तो 2 ही आता है। अब अगले स्टेप में हमने बताया कि जो कॉमन नहीं भी आ रहा है, और अगर ठीक अगले प्रश्न आगे ये ध्यान दें लशा के समय में कि जो दो कॉमन संख्या है उनमें कैसे कौन सी संख्या लिखें। तो जो बड़ी घात वाले रहेंगे पावर, यानी बड़ी घात वाली संख्या होगी उसको लिखेंगे, बड़ी घात वाली संख्या को ही लिखेंगे। जैसे इनमें ये तीनों संख्याएं में बड़ी घात किसका है, तो 2 के पावर 3, इसको लिखेंगे। और फिर जो नहीं कॉमन हो रही है उस सारी संख्याएं को लिखेंगे, अर्थात 3 के पावर 1 और 11 के पावर 1। अब इन सारे को गिनना करते हैं 2 के पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3 बार गुना करते हैं तो ये 8 आता है। और अगर इसको देखते हैं तो ये 3 और 11, जिनको नहीं आता है तो उसको हम बता देना चाहते हैं, ये इस तरीके से आपस में गुना करके आप लिखेंगे, इसका मान 8 होता है। इन सारी संख्या को गुना करते हैं तो 8 या 24 और गुने 11, आपको डायरेक्ट करके देखते हैं। 8 या 24 गुने 11 अर्थात 2 4 और 2 4, इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं यानी 264। इसका आंसर अगर हम भाषा की बात करते 2 और लशा की बात करते तो 264 होगा। चलिए इसका चौथे सवाल को हम हल करके देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 25 का मशा और लशा ज्ञात करें। ये 2014 में पूछा जा चुका है। तो ठीक उसी प्रकार से 8 9 और 25 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले 8 को इस तरीके से तोड़ते हैं, यानी 2 दूनी 4,
फिर 2 से 2 दूनी 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अगली संख्या जो है 9 है। इसे 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3 है। इसके बाद आते हैं 25 का, तो 25 को इस तरीके से तोड़ते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 पचे 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तीनों संख्याएं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसे इस रूप में व्यक्त करें, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। अब इनका देखिए 1 2 3, अर्थात 2 के पावर 3, और आगे कोई संख्या कुछ गुणनखंड है नहीं। दूसरी है 9, तो 9 को लिखते हैं 3 गुने 3, और ये होता है 3 के पावर 2। अगली संख्या 25, 25 का गुणनखंड है 5 गुने 5, और इसको लिखेंगे 5 के पावर 2। यहाँ दिक्कत क्या है, मशा बराबर। अब गौर करिए, मशा बराबर और लशा। अब गौर किए होंगे तो इसमें तीनों संख्याएं में तीनों के तीनों डिफरेंट, यानी कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं है। हमने बताया कि अगर तीनों संख्याएं अलग अलग हो और कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं हो, ऐसे स्थिति में इन तीनों संख्याओं का मशा 1 होता है। इन तीनों संख्याओं का मशा कितना होता है, 1। इन तीनों संख्याएं का मशा कितना होता है, 1। और लशा के समय में हम बताए थे कि जो भी संख्याएं दी गई जो कॉमन नहीं मिला, उन सारी संख्याओं को लिखे, अर्थात 2 के पावर 3 भी नहीं मिला, 3 के पावर 2 भी नहीं मिला, यानी 5 के पावर 2। इन सारी संख्या के 2 के पावर 3 को 8, 3 के पावर 2 को 9, और 5 के पावर 2 को, यानी 5 के स्क्वायर 5 पचे 25 होते हैं। इन सारी संख्या को गुना करते हैं तो 9 अठी 72, 72 गुने, या ऐसे 25 अठी 200, यानी 200, और 200 गुने 9, इन सारी संख्याओं को गुना करते हैं तो इसका लशा 1800 होता है। इस तरीके से इनका लशा और मशा आसानी से ज्ञात करते हैं। ऐसे सवाल को बनाएं। इस टॉपिक का 5वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 5वां सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या यानी 24 और 36 का मशा और लशा ज्ञात करें। 24 और 36 का मशा और लशा ज्ञात करें। 24 और 36 का मशा और लशा ज्ञात करें। 24 और 36 का मशा और लशा ज्ञात करें। ये आपके एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। ये 2023 में पूछा जा चुका है। चलिए हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस तरीके से, और दूसरी संख्या 36, इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बिल्कुल वैश्विक तरीके से, जो आपके समझ में आसानी से आए। यानी सबसे पहले 2 से निकालते हैं, 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 तिया 6, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 निकालते हैं। यहाँ से 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 निकालते हैं। इन सारी दोनों संख्याएं का गुणनखंड को हम इस रूप में लिखते हैं, यानी 24 बराबर लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 3, अर्थात 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। इनकी लिखते हैं 36 बराबर में 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3, अर्थात 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। निकालना है सबसे पहले मशा। सबसे पहले लिखते हैं कि इसका मशा कितना होगा, फिर समझते हैं इसका लशा कितना होगा। अब यहाँ दोनों संख्याएं में, यहाँ भी 2 है, इसके भी गुणनखंड में 2 है। 24 के गुणनखंड में भी 2 है, 36 के गुणनखंड में भी 2 है। 24 के गुणनखंड में भी 3 है, 36 के गुणनखंड में भी 3 है, यानी दोनों के गुणनखंड में 2 और 3 है। अब हमने बताया कि जो संख्याएं कॉमन हो रही है, मशा में उसके छोटे घात वाला को लिखे। यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, इनका छोटा घात कौन है, 2 के पावर 2, तो छोटे घात वाली संख्या को लिखें। इनमें देखते हैं, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, अर्थात 3 का छोटा वाला घात कौन है, 3 के पावर 1। और अगर हम 2 के पावर 2 यानी 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 का 1 होता है, ये 3 का पावर 1 यानी केवल 3, 4 तिया 12। इस तरीके से 24 और 36 का मशा 12 होगा। लशा में बताएं कि जो संख्याएं कॉमन है उनकी बड़ी घात, यानी 2 और 2 के, यहाँ पे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में बड़ी घात कौन है, 2 के पावर 3। 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में बड़ी घात कौन है, 3 के पावर 2। अब 3 के पावर 3 यानी 3 को 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इन दोनों संख्या गुना करते हैं 9 8 72। इस तरीके से इसका लशा और मशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लाशा और मशा का दूसरा टाइप जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कहते हैं कि दो संख्याओं का मशा 145 है तथा लाशा 2175 है
उनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का मशा 145 है, लाशा 2175 है, उनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी उसे ज्ञात करते हैं। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2019 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। इसको ज्ञात करने से पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। वो फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरह में रहता है। कहते हैं कि दो संख्याएं, यानी जब इस तरह के प्रश्न आए तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लसा और गुने मशा। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर इस तरीके के सवाल को बनाएंगे। ये प्रश्न और एक ही फॉर्मूला से इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे। यही फॉर्मूला को कभी कभी ऐसे लिखा रहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लसा गुने। चलिए बिना देर किए हुए आपके पहले सवाल को हल करते हैं। बिना देर किए हुए आपके पहले सवाल यानी छठे सवाल, इस क्लास के छठे सवाल को हल करते हैं। बोला गया इसमें कि दो संख्याओं का मशा 145 है, लशा 2175 है, उनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले सारी संख्याओं जो संख्याएं दे रखी है उन सारी संख्याओं को लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल बराबर में, या हल में लिखते हैं कि यहाँ पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 725। इसका मशा कितना है, इसका मशा है 145 और इसकी लशा कितना है 2175। इसकी लशा कितना है 2175, इसकी लशा कितना है 175। हमें ज्ञात करना क्या है कि दूसरी संख्या, हमें ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। हमने कहा कि इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लशा गुने मशा। चलिए अब जो संख्याएं दे रखी है उसको पुट करते हैं और जो नहीं दे रखी है उसे ज्ञात करना ही होता है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 725 और गुने दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या निकालना है इसलिए हमने खाली छोड़ दिया। इसके लशा कितना है 2175, तो 2175 लिखा। इसका मशा कितना दे रखा है 145, तो 145 लिखा। ये समीकरण के रूप में बन गया, बीच में बराबर है अर्थात ये समीकरण के इधर अगर कोई भी संख्या गुणम हो तो इधर भेजते तो भाग बन जाती है, अर्थात हम दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं। दूसरी संख्या बराबर 2175 गुने 145 बटे में ये कितना हो जाएगा 725। और इन दोनों संख्या में भाग लगाने की कोशिश करते हैं। ये 3 बार में लगभग पूरी कट जाता है। ये 3 से की पूरी तरीके से विभाज्य है। अगर 3 से गुना करते यानी 3 गुने 145 बराबर, आगे गुना करते हैं 5 15 4 12 12 1 13 3 और 1 4। चलिए इसका 7वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का मसा 13 है तथा लसा 182 है, उनमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम उसी तरीके से हमने सारी संख्याएं लिख सकते हैं। जो संख्याएं दे रखी है जैसे पहली संख्या लसा मशा, हमें दूसरी संख्या निकालना है, इसे वैसे ही लिखते हैं। तो पहली संख्या कितनी है 36 है, 36 यहाँ लिख देते हैं कि 36 पहली संख्या दे रखी है। इसकी मशा कितना है 13 है और लशा कितना है 182 है। हमने फॉर्मूला बताया था, इसके ये निकालना है, इसे अवॉइड कर देते हैं। हमने बताया इसका फॉर्मूला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लशा गुने मशा। ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना है वहां पे, ताकि इस तरीके के सवाल छूटे ना। चलिए पहली संख्या कितना है 36 और गुने दूसरी संख्या में नहीं पता तो दूसरी संख्या ही लिखते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात ही करना है। इसका लशा है 182 और मशा है 13, तो दूसरी संख्या बराबर फिर ये संख्या नहीं 36 इधर गुना में इधर भेजते तो भाग हो जाता,
यानी 182 गुने 13 और बटे 36। आगे आगे अगर हम इसको काटते हैं तो 18 दूनी 36 और इसको काटते हैं तो कितना बार में जाता है, 9 दूनी 18 और 91 बार में, 91, अर्थात यहाँ आ गया 91 गुने 13 और बट्टा में 18। हमें लगता है इन सारे प्रश्न में, इस प्रश्न के अंतर्गत या पहली संख्या या फिर लसा और वसा में कहीं कोई भी संख्याएं मिस्टेक से या कुछ गलत की हुई है। 45 जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से हम आंसर ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर आता है 91 गुने 13 बटा में 18, ये इसका आंसर हो जाता है। और अगर पहली संख्या चेंज करते हैं, ये पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होता है, तो हमें लगता है पहली संख्या जो कुछ और होनी चाहिए और इसमें कुछ और दी गई है, इसका आंसर है इतना ही होगा। इस तरीके से अगर यही रहा तो इसका 8वां प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 18, उनका गुणनफल 1296 है, तो कहता है कि उनका लसा ज्ञात करें। अभी तक आपने देखा है कि मौसा और लसा दे रखा था और उनमें एक संख्या बताई गई, दूसरी संख्या ज्ञात करना। अभी यहाँ पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1296 और एक मौसा दे रखा है 18 और फिर पूछ रहा है कि इसका लसा ज्ञात करें। चलिए इसका किस तरीके से हल होगा, तो सबसे पहले दे क्या रखा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ दिया क्या है, अर्थात सॉल्यूशन करते समय हल में यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 1296। अब दोनों संख्याएं का मतलब कौन, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना दे रखा है 1296। दो संख्याओं को गुणनफल का मतलब पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर कितना है 1296। उनमें से एक, अच्छा मशा बराबर कितना है, तो अगर हम मशा की बात करते हैं, मशा बराबर 18 और लशा बराबर पूछ रही है कि लशा कितना होगा, लशा बराबर निकालिए। चलिए वही फॉर्मूला लिखते हैं, यानी पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर में लशा गुने मशा। पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दोनों का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 1296, तो 1296 बराबर लशा कितना 18 और मशा हमें निकालना है, तो मशा बराबर हम यही लिख देते हैं। इसको 18 इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि मौसा बराबर में 1296 बटे में 18। अब इनको भाग लगा देते हैं, सॉरी लशा बराबर, लशा नहीं दे रखा है, लशा निकालना है और मौसा दे रखा है 18, इनको भेजते हैं इधर, तो लशा बराबर लिखते हैं कि लशा बराबर 1296 बटे में कितना 18। अब इनको भाग लगाते हैं, तो 18 पीछे 90, 18 78, 18 26 से 126, तो माइनस हो जाएगा 3, तो बचेगा 3 यानी 36, 18 दूनी 36, यानी इसका लशा कितना होगा 72 हो गया। जब इस तरीके का प्रश्न दिया जाए कि दो संख्या गुणनफल इतना है और इसका मशा इतना है, लशा ज्ञात करें, आप दोनों संख्या, इसका मतलब क्या, गुणनफल कहने का मतलब है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तब आप इस तरीके के फॉर्मूले वही फॉर्मूला लगा के केवल ये ध्यान रखें कि ये दोनों संख्या का गुणनफल पहले दे रखा है, हमें गुने करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 9वां प्रश्न। चलिए इस वीडियो का या एक क्लास का 9वां प्रश्न है, LCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो पूछता है कि LCM 306 और 657 का ज्ञात करें। इस तरीके के सवाल क्या है, यहाँ पे कोई भी बात नहीं बोला है कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या है, इसका लशा इतना है, इसका मशा इतना है। इस तरीके के प्रश्न किस तरीके से बनाई जाती है, जो पिछले प्रश्न था उसमें लिखा गया था कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, इसका लशा ज्ञात करें या मशा ज्ञात करें, या पहली संख्या ज्ञात करें या दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें यानी 306 और 657 में खुद से मान लेते हैं कि ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और HCF बराबर दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों संख्याओं का HCF ना है, ये दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का कितना क्या ज्ञात करना है, LCM। हम मान लेते हैं यहाँ पे या दिया है, या फिर ऐसा लिखते हैं कि माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या बराबर कितना है 306,
मान सकते हैं या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये दिया गया है कि ये पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है, दूसरी संख्या बराबर 657 और इनका एचसीएफ दे रखा है, दिया गया है, दिया है, दिया है। इसका एचसीएफ यानी एचसीएफ बराबर कितना है, 9। हमें क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर यानी एलसीएम बराबर हमें ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला यानी पिछले वाली जिस तरीके से फॉर्मूला लगाया था उसी तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ यानी एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कह सकते हैं लसा गुने मशा। फॉर्मूला हमने वही लिखा है, तो बिल्कुल चेंज ना किया है। चलो यहाँ पे से लिखते हैं, पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या कितना है, 657। इसका लसा है 9 और सॉरी एल्स का मशा है, हमें एलसीएम निकालना है, इसका लसा है 9। तो एलसीएम बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटे में कितना है, 7। अब इनको काट के देखते हैं, तो 9 3 27, ये 3 लगता है कि पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएंगे। 9 3 27, यहाँ से बचे 3, 9 चौके 36, 34 बार में पूरी कट गए हैं। अब एलसीएम बराबर लिखते हैं 34 गुने 657, इनका गुना करते हैं यानी 657 को 34 से गुना करते हैं, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24 और 2 26, 7 21, 5 15, 2 17 और 6 18 1 19, 8 3 7 6 13, 13 के 3 और 9 2 11, 11 1 12 और 1 1 2, 1 1 2, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 22,338। चलिए लसा और मशा का ये 10वां प्रश्न है और हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न के बाद अब लसा और मशा का कोई भी कंफ्यूजन ना हो गया और आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे इस सवाल को तो आप आसानी से बना सकें। अगर फिर भी कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन होती है तो आप हमें मैसेज करें, उस प्रश्न को फोटो भेजें, हम उसे दोबारा से सोल्यूशन कर सकते हैं। ये प्रश्न है, दो पात्र यानी दो बर्तन है, जिनमें एक में कहता है 504 लीटर दूध है, दूसरे में कहता है 735 लीटर दूध है। इसकी महत्तम धारिता यानी अधिकतम कितना कितना मापा जा सके कि ठीक ठीक से दोनों से मापा जा सके। कहता है महत्तम धारिता क्या होगी, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, यानी ठीक ठीक से मापने के लिए महत्तम मात्रा क्या हो सकती है। चलिए इसे ज्ञात करने के लिए ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में बनाया है। इसका महत्तम किस तरीके से भाग विधि से बनाई जा सकती है। आपको अगर महत्तम बोला जाए तो महत्तम मशा ज्ञात करें और न्यूनतम कहे तो लघुत्तम ज्ञात करें। तो यहाँ महत्तम बोला है, इन दोनों दोनों के मशा ज्ञात करेंगे और मशा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों संख्या में छोटी है कौन है, बड़ी कौन है। तो 504 छोटी है किससे, 735 से, यानी ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। हमने बताया आपको कि बड़ी संख्या को बीच में लिखें, बड़ी संख्या को डबल लाइन के बीच में लिखें और छोटी संख्या यानी 504 को इधर लिखते हैं और ये लगभग एक बार में जाएंगे तो ये हो जाएगा 504 और यहाँ से इसको माइनस करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको नीचे खींचते हैं यानी यहाँ 1 और ये 3 और यहाँ 2, 231। हमने आगे बताया था इसके ऊपर वाली संख्या को आगे स्टेप पे लाए यानी आगे ऊपर लेके आए, यानी 504 को फिर से वापस यहाँ लिखते हैं। ये दो बार में लगाते हैं, लग जाता है, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाने बोले, इसको नीचे खींचते और फिर इसी प्रकार से घटाते हैं कि यहाँ 2 होता है, पैंचा लेंगे 10, 10 में 6 गया 4 और ये कटकुट यानी 42 हो जाए। इसके ऊपर वाली संख्या यानी ए वाला फिर से वापस लिखते हैं तो 231 आ गया। ये 5 बार में 5 के 20, 5 बार में पूरी तरीके से लग जाती है यानी 5 के 20 के 10 के 0 हाथ में 1, 5 के 20 और 1 21। आगे देखते हैं कि 1 और ये 2 ये कट जाती है, आगे इसके ऊपर में नहीं 42 को आगे लिखते हैं 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया। अतः आप ये कह सकते हैं कि अतः दो पात्रों की महत्तम धारिता, पात्रों की महत्तम धारिता जो होगी, महत्तम धारिता जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो कितने बार में फाइनली हमारे कितने बार में कटे, तो 21 बार में। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों पात्रों की महत्तम धारिता कितनी होगी, तो 21 होगी। ये दोनों पात्रों की महत्तम धारिता 21 होगी।
उम्मीद है कि मशा और लशा से सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अगले जो हमने टाइप बताया है कि भिन्न दशमलव को भिन्न में किस तरीके से बदला जाए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम उसे भी हल करके देखते हैं। चलिए पी बटा क्यू के रूप में बदलने का ये पहला सवाल है और इस क्लास का ये 11वां सवाल है। इनमें कहा गया है कि 2.47 के रेफरिंग को पी बटा क्यू के रूप में बदले। सबसे पहले इसे बनाने से पहले हम कुछ नॉर्मल सारे प्रश्नों को हम देखते हैं, जैसे 1.4 और 2.32 इसको पी बटा क्यू के रूप में किस तरीके से बदलते हैं। तो इसे पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए हम इस एक को हटाते हैं और इसके बदले एक लिखते हैं। जितनी संख्याएं होगी उतना जीरो बैठाते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो एक जीरो। अब यहाँ लिखते हैं 14/10। अभी अगर एक विभाज्य होते हैं आपस में तो विभाज्य करें, और अगर नहीं होती है तो ऐसी तरह के छोड़ दे। अभी ये विभाज्य होते हैं 7×14 5×10। फाइनली आंसर हमारे पास आता है 7/5। ये इसका सही आंसर यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया। वहीं अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इसको हटाएंगे, तो ये एक यहाँ होगा, इसके बदले दशमलव बदले एक, दशमलव बाद एक अंक है 1 0, दूसरा अंक है दूसरा 0। यहाँ पे बाकी जो संख्या यानी 232 बटे में लिखते हैं 100। और अगर ये कटती है यानी दो बार में कट रहा है, एक 2 एकम 2 है और 16 दूनी 32, ये 50 दूनी 100। इसके अलावा फिर से दो बार में कट रहा है, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और ये 25 दूनी 100। फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं 58/25। ये इसका फाइनली यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये था बिना रैखरिंग का प्रश्न। अगर बिना रैखरिंग वाले प्रश्न होंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये 4/7 के ऊपर में रैखरिंग है, या इसी को बार बार पढ़ा जाता है तो कहीं कहीं बार लिखा होता है, कहीं कहीं इसे ये पी बटा क्यू के रूप में ना लिख के लिखा रहेगा भिन्न में बदले। तो भिन्न में बदले या फिर पी बटा क्यू के रूप में, दोनों का मतलब वही है। अगर हम इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो ये इस तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी बात कहें कि रैखरिंग वाले प्रश्न को आप किस तरीके से हल करते हैं, तो चलिए हम उसे भी हल करके देखते हैं किस तरीके से हल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो संख्याएं हैं हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। पहला जो बेसिक तरीका है, बेसिक बिल्कुल बेसिक, ये लघु उत्तरीय सवाल के लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए है कि ऑब्जेक्टिव में रहता है तो कैसे बनाएं। तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए 2.47 के ऊपर रैखरिंग है। सबसे पहले इसे हटाएं और वहां रैखरिंग नहीं था तो उसके बदले 0 0 बैठा रहे थे। यहाँ दशमलव को हटाने के बदले कोई भी अंक नहीं आएगा, और जितने पे रैखरिंग होगा उतना उसके बदले 9 आएगा। और अगले स्टेप में आपको ध्यान देना होगा कि जिन संख्याओं पर रैखरिंग नहीं है उन संख्या को आपस में लिख के, जैसे जो जो पूरी संख्या यानी 2 4 7, सबसे पहले लिखते हैं 2 4 7। इनमें दो पे रैखरिंग नहीं है, दो पे माइनस कर देंगे, दो को माइनस कर देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे 99 यानी 99। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 245 बटे में 99। अगर हम इस 3 से काटना चाहें दोनों संख्याएं के तो आपस में विभाज्य नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर यही होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहा तो इस तरीके से बनाएंगे तो ही सही होगा। लेकिन अगर 2 नंबर वाले सवाल में अगर ऐसे आता है तो इस तरीके से बनाना गलत कर सकते हैं अब, या फिर आपको नंबर नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए हम 2 नंबर के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो संख्याएं, रैखरिंग का मतलब क्या होता है, संख्याएं जो संख्याएं इसका बार बार रिपीट होना यानी बार बार आना। जैसे हमने लिखा कि 2.47 पर 4/7 पर क्या है रैखरिंग है, तो इसका मतलब है कि 2.47 और फिर 4/7 फिर 4/7 फिर 4/7, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसी संक्षेप रूप में लिखने के लिए हम रैखरिंग का प्रयोग करते हैं कि बार बार लिखा ना जाए, इसके संक्षेप रूप में हम इस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले जो संख्याएं हम उसको लिखते हैं क्या, इसको हल में लिखते हैं कि माना माना x बराबर 2.47 पर रैखरिंग। कोई दिक्कत। आगे स्टेप में कहते हैं, हमने बताया कि रैखरिंग का मतलब होता है बारी संख्याओं का रिपीट होना। तो क्यों ना हम आगे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2.47 और फिर 4/7 और रैखरिंग। चूंकि बहुत बार लिखने से ज्यादा है कि दो ही बार लिखते हैं संक्षेप में रूप में, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा में क्या करना है, लिखना है दोनों तरफ, बिल्कुल जिस तरीके से हम हल कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी हल करना है। लिखना है दोनों तरफ एक, पहले एक लिखते हैं, जितनी पे रैखरिंग हुआ उतनी 0। सिंपल सी बात है कि जितनी पे रैखरिंग, यहाँ 2 अंक पर रैखरिंग है, 2 0 से गुना करने पर
बिल्कुल रटे नहीं कि पर रैंकिंग रहेगा तो 100 पे, और 1 अंक पर रैंकिंग रहेगा तो 10 से, और 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से गुना करने पर। बिल्कुल नहीं, एक दें और जितनी भी रैंकिंग होगा उतनी 0 से गुना करने पर। अगर हम जब गुना करते हैं, जैसे इसमें गुना करते हैं तो 100 गुने x बराबर हो जाएगा 100x, 100x। और अगर हम इसमें गुना करते हैं 2.47 गुने 4 7, अगर हम इसे 100 से गुना करते हैं तो ये बस दशमलव को, ये 2 अंकों के बाद जितना जीरो रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव को बैठा देना, विस्थापित कर देता है। तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव यहाँ है, इसके 2 अंक यानी 1 2 इसके बगल में आके बैठ जाएगा, यानी जब गुना करोगे तो 2 4 7 दशमलव 4 7। क्योंकि बार बार संख्या आ रही थी तो एक अपना मन से और एक उतार के इक्वेशन 2 बना लेते हैं, क्योंकि ताकि ये दोनों में घटाने में कोई परेशानी ना हो। तो हमने 4 अंक यहाँ दशमलव बाद था, 4 अंक था, इसीलिए अपना मन से 4 और 7 और आगे ला दिया, क्योंकि ये पूरे बार रिपीट हो रहा था। अब बाकी अगले स्टेप में क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 2 है 100x बराबर में 247.47 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक। समीकरण 1 है x बराबर में, और दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं 47 और डॉट 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 इन्फिनाइट, और फिर लिखते हैं 2, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और इस तरीके से आगे देखते हैं। तो ये हो जाता है 0 0 0 0 दशमलव, ये हो जाता है 5, और ये 4, और ये 2 यहाँ घट के बचता है 100 में से 1 जाएगा तो 99x बराबर में 99x। आगे लिखते हैं कि 99x बराबर 99x, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 245, यानी x बराबर 245 बटे 99। इस तरीके से अगर आप हल करते हैं तो उम्मीद है कि 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन इस तरीके को अगर हल करके आते हैं एग्जाम में तो सिर्फ 1 नंबर दिए जाएंगे। चलिए 12वां सवाल है आपका कि 0.16 को p बटा q के रूप में बदले। ठीक उसी तरह से सबसे पहले वैश्विक सीखते हैं, फिर लघुत्तरीय टाइप को बनाने का सीखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल यानी 1 नंबर के लिए अब 0.16 पे रैंकिंग है, इनको हटाना है, जितनी भी रैंकिंग हो उतना ना हो, यानी 1 2 ना हो, 2 अंक पे रैंकिंग 2। चूंकि 0 है तो 0 को अगर हम 16 में घटाते तो वही आता है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं घटाते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं 16 बटा 99, और यही इसका आंसर होता है। आगे हमने बेसिक रूप में कहा था कि माने सबसे पहले कि माना कि x बराबर 0.16 पे रैंकिंग, और इस रैंकिंग का मतलब समझाए थे कि ये दो संख्याएं 1 6 1 6 1 6 बार आने वाला है। यहाँ लिखते हैं 0.16 और 1 6 1 6, और ज्यादा ना लिखें, लगभग 2 ही 4 लिखें। तो आगे हम डॉट 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 करके क्वेश्चन है, इसको समीकरण 1 मांगते हैं। फिर दोबारा लिखते हैं कि दोनों तरफ हमने बोला 1 लिखे, और जितनी पर रैंकिंग हो, यहाँ 2 अंक पर रैंकिंग है तो 2 0 से गुना करने पर, यानी 100 से गुना करने पर। जब 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुने x, यानी 100x। पिछले बार में बताए थे कि ये 2 अंक जीरो रहेगा तो दशमलव को 2 अंक के बाद विस्थापित करता है, यानी ये हो जाएगा 16.16, क्योंकि बार 16 आता है, यानी 1 6 आता है, तो बार 1 6, यानी एक और अंक बढ़ा के अपना मन से 1 6 लिखते हैं। बाकी डॉट 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 इक्वेशन इसको 2 मानते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम आपको बताएं कि समीकरण 1 को माइनस कर दें। जब समीकरण 2 को, यानी समीकरण 2 है 100x बराबर में 16.16 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और समीकरण 1 है 1 बराबर में ये 0.16 डॉट 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 इन्फिनाइट तक माइनस करते हैं, यानी माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ देखते हैं 6 में से 6 डॉट 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 जीरो, एक में से गया 0, 6 में से 6 गया 0, एक में से गया 0 दशमलव, 16 में से 0 जाएगा तो 16 ही हो जाएगा बराबर, 100x में से एक x जाएगा तो बच जाएगा 99x। अर्थात आगे हम लिखते हैं कि 99x बराबर ये दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, इसलिए 16 हो जाएगा, यानी x बराबर 16 बटा 99, और ये आपस में कटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर यही होगा, 16 बटा 99 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
अगले सवाल यानी 12वें सवाल की ओर चलते हैं। 13वें सवाल, 13वां प्रश्न है कि 2.12 को पी बटा क्यू के रूप में बदले। चलिए ठीक उसी तरीके से पहले इसको हल करते हैं, यानी 2.12 को रैख रही, इसको हटाते दशमलव और 2 अंक पर है तो 2 9, यानी 2 को 9, और फिर जो इस पर रैखरिंग यानी 1 2, इस 2 पे रैखरिंग नहीं है तो 2 और बटे में 99, इसको घटाते हैं तो 210 बटा 99, ये 3 से जाएंगे 70 बार में और ये 3 से जाएंगे 33 बार में। फाइनली 70 बटा 33 इस तरीके से बेसिक वाले आंसर होंगे। चलिए लघु उत्तरीय टाइप पे बताते हैं, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, माना x बराबर 2.12 पर रैख। आगे हम इसलिए आगे भी लिख सकते हैं या इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए 2.12 और इस संख्या तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 अंक तक बढ़ा के हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इनफिनाइट तक करके। दूसरी बार में हमको बताया कि दोनों तरफ लिखिए कि दोनों तरफ एक और कितने अंक है, तो 2 अंक पर रैखरिंग है, 2 जीरो से दोनों तरफ से, दोनों तरफ एक, 2 को 0 से गुना करने पर, गुना करने पर जब दोनों तरफ उतना से गुना करते हैं यानी 100 से गुना करते हैं, 100 गुना x यानी 100x बराबर में फिर से वही बात है कि दशमलव के बाद 2 अंक एक, इसमें 2 जीरो है तो दशमलव को 2 अंक तक विस्थापित करेगा, यानी 2 1 2, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2, और बार बार रिपीट हो रहा है 1 2, तो अपना मन से 1 2 और बैठाते हैं और लिखते हैं समीकरण 2। फिर वही लिखते हैं कि समीकरण 2 में से माइनस करते हैं 1 को, 2 में से माइनस करते हैं 1 को, यानी 2 है 100x बराबर 212.12 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 है x बराबर और 2.12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और माइनस करते हैं। 100x में से 1 x जाएगा तो बच जाएगा 99x बराबर में, यहाँ घटाते हैं तो दशमलव बाद 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 2 गए 0 और फिर 1 फिर 2 के 2, अर्थात हम यहाँ लिखते हैं कि 99x बराबर में 210, यानी इसलिए x बराबर 210 बटे में 99, ये आपस में कट रहे हैं 70 और 33। इस तरीके से ये फाइनली आंसर होगा 13वां का। चलिए 14वां प्रश्न को देखते हैं और उसको भी हल करते हैं। 14वां सवाल है 2.4 पर रैखरिंग को पी बटा क्यू के रूप में बदले। ये भी सवाल 2021 में पूछे जा चुके हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक में हमने बताया कि 2.4 पे रैखरिंग, जितनी पर रैखरिंग हो उसके बदले 9, एक अंक पर रैखरिंग इसलिए 1 9, जिन पर रैखरिंग नहीं है उसको माइनस करें और बटे में लिखिए 9, यानी घट के बच जाएगा 22 बटा 9, और ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसे बेसिक रूप में देखते हैं, यानी लघु उत्तरीय रूप में लिखेंगे, माना x बराबर 2.4 पे रैखरिंग, और x बराबर रैखरिंग है इसलिए लिखते हैं x बराबर 2.444 डॉट 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 इनफिनाइट तक। आगे हम लिखते हैं कि दोनों इसको इक्वेशन 1 माने, दोनों तरफ एक और कितने अंक पर रैखरिंग है, यहाँ एक अंक पर रैखरिंग है तो 1 0 से गुना करने पर, जब 1 0 से यानी 10 से गुना करते हैं तो 10 गुने x हो जाएगा 10x, और दशमलव देखिए 1 0 है तो दशमलव को एक अंक तक विस्थापित करें, यानी 4 के बाद लिखा जाएगा, यानी 2 24, और फिर आ जाएगा 4 4 24 4 4 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक। इसको क्वेश्चन 2 मानते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 को माइनस करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 2 है 10x बराबर 24.44 डॉट 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 डॉट, एक है x बराबर 2.444 डॉट 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 इनफिनिटी, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लिखते हैं और घटा देते हैं, इधर 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 बराबर में 10x में से 1 x जाएगा तो 9x, यानी x बराबर हो जाएगा 22 बटा 9। फाइनली हमारा आंसर 22 बटा 9 आ गया। ये आपका 14वां प्रश्न था। बिना देर किए हुए इसका 15वां सवाल भी देखिए। इसका 15वां प्रश्न है 0.6 पे रैखरिंग को टी बटा क्यू के रूप में बदले। ये 2015 में पूछे जा चुके हैं। इसे किस तरीके से बनाते हैं, उम्मीद है कि आप बेसिक से बना लेंगे। हम डायरेक्टली लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में बनाते हैं और लिखते हैं, माना
माना x बराबर 0.6 पे रैखिक, और इसलिए लिखते हैं आगे कि x बराबर 0.666 डॉट 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 इनफिनाइट तक। इसको इक्वेशन एक मान के चलते हैं और लिखते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ एक अंक पर रैखिक यानी 10 से गुना करने पर, गुना करने 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे यानी 10x बराबर, अब एक अंक के दशमलव बात एक अंक तक बढ़ाएगा यानी 6.666 डॉट 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 इनफिनाइट इसको दो। फिर लिखते हैं कि समीकरण दो को माइनस करेंगे समीकरण एक से। समीकरण दो क्या है यानी 10x बराबर 6.666 डॉट 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 इनफिनाइट तक, यानी x बराबर 0.666, यहाँ माइनस 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 दशमलव, 6 में से 0 गया 6 ही बराबर में लिखते हैं। 10x में से 1 गया 9x, यानी इसलिए x बराबर आ गया आपका 6/9। ये 2 तिये 6 और 3 तिये 9, सॉरी 2 तिये 6 यानी 2/9 यानी 3, 2/3। इस तरीके से इसका फाइनली आंसर होता है 2/3। उम्मीद है आपको बैश लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय से ये प्रश्न को बनाना आप सीख चुके हैं, लेकिन कुछ और भी प्रश्न हैं जो हम आपको एग्जाम्पल अपने मन से लेकर सिखाते हैं कि वो किस तरीके से बनाएं। हम डायरेक्टली चलिए इसका 16वां प्रश्न और देखते हैं कि इसको किस तरीके से है ना, इस चैप्टर का, जिसमें प्रश्न लिखा हुआ है 1.243 पे रैंकिंग को पी बटा क्यू के रूप में बदले। ये अपना मन से एग्जाम्पल दिए, ये किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए। इसको भी मैं बता देना और सारे कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को आप किस तरीके से हल करेंगे। चलिए सबसे पहले अति लघुत्तरीय टाइप का इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है 1.243 पर रैंकिंग। हमने बताया कि दशमलव हटाइए और जितने पे रैंकिंग है उतने 9 यानी 2 अंक पर रैंकिंग अर्थात दोनों। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि दशमलव के बाद एक और संख्या जिस पर रैंकिंग नहीं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिए उन सारी संख्याओं पर रैंकिंग था, सभी संख्याएं, लेकिन इनमें 2 पर रैंकिंग नहीं है। तो जिन पर रैंकिंग नहीं होगा उनके बदले 2 लिखे, उनके बदले 0 आएगा, अर्थात एक अंक पर रैंकिंग नहीं है तो 1 0, अगर 2 अंक पर रैंकिंग नहीं होगा तो 2 0। आगे सेम उसी तरीके से लिखिए, पहले 12 43 और 2 अंक पर यहाँ पर रैंकिंग नहीं है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे यानी 12 माइनस करेंगे और लिखेंगे 900। आगे हम घटाते इसको लिखते हैं 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3 और बाकी 12 और बटे में लिखते हैं 990। इसका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। आप अब इस सवाल को आप कहेंगे कि वैश्विक रूप में यानी लघुत्तरीय के रूप में किस तरीके से बनाना है। सेम उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से आपने पहले बनाया है। सबसे पहले लिखेंगे माना 1.243 पर माना x बराबर 1.243 पर रैंकिंग, यानी इसलिए लिखेंगे आगे कि x बराबर 1.243 पर रैंकिंग यानी 4 3 बार बार रिपीट होगा, इतने ही लिखते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन एक। फिर हमने आपको बताया कि लिखिए दोनों तरफ एक और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, इसलिए 2 अंक यानी 0 से गुना करने पर ध्यान रहे आपको दशमलव के बाद कितने भी अंक है, जितने अंक पर रैंकिंग रहेगा उतने ही 0 से गुना कीजिएगा। बाकी कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, बाकी सॉल्यूशन करते समय हम सारे आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक पर रैंकिंग था, हमने 2 0 से गुना किया। 3 अंक पर रहेगा 3 0 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है तो हम 2 अंक से गुना करते हैं। तो 100 गुने x बराबर 100x। और हमने बस सिखाया आपको कि 2 अंक के बाद दशमलव 2 0 है तो ये दशमलव को 2 अंक खसकाएगा, यानी 1 2 यहाँ 4, इसके बाद दशमलव, फिर लिखते हैं 3 4 3। और फिर देखिए इसमें कितने दशमलव के बाद 2 2 4, ये 5 अंक है। 5 अंक बनाने के लिए हम फिर से 4 3 लिखते हैं और डॉट 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 इनफिनाइट कर देते हैं और लिख देते हैं समीकरण 2। और लिखते हैं क्या कि समीकरण 2 को माइनस करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 2 है 100x बराबर 124.34343 डॉट 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 इनफिनाइट तक। समीकरण 1 है x बराबर में 1.24343
डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा के आप इसको घटाते हैं। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और फिर 2 फिर 1। यहाँ 100 में से 1 गया यानी 100x मतलब 1x गया, 99x बच गया। आगे आप यहाँ से लिखें कि 99x बराबर में 123.1, दशमलव बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आगे हम यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर, इसलिए x बराबर 123.1 और बट्टे में 99। इस दशमलव को हटाएंगे 0 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1231 बटा में 990। इस तरीके से फाइनली आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है इस तरह के प्रश्न आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे और आप आसानी तरीके से बना के आएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होती है।